हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो सीटेट की सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हमारी चल रही है और जिनको पीछे का जो इतनी भी क्लासेस रिवीजन करना हो तो प्लेलिस्ट हमारा सीटेट नाम से जो है पड़ा हुआ है, उसमें सभी क्लासेस लगभग 40 क्लास हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर करा दिए गए। अब आप लोग हम लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि विकास शुरू होता है, तो विकास कहाँ से शुरू होता है बताइए? उत्तर बाल्यावस्था से होता है, प्रसव प्रसव पूर्व अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से, या शैशव अवस्था से? तो कब स्टार्ट होता है? तो यह चीज़ें हमारी जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही हमारा, जब बच्चा जो है जब भ्रूण की अवस्था में रहता है या भ्रूण चरण में रहता है तभी बच्चे का क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, बहु बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, स्थानिक बुद्धि? यानी बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो पेड़ पौधों को पहचानना और उनको वर्गीकृत करना, यह हमारी कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो यह एक जो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचान करके उनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो यह एक खनिज प्राकृतिक से रिलेटेड एक चीज़ें हैं, तो इन्हें हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। जिसमें गणितीय, जैसे गणित विशेषज्ञों की बात की जाती है तो गणितीय हमारी बुद्धि कहलाती है। जिसमें भाषिक, जो हमारे कवि लोग होते हैं वो किसमें आते हैं, भाषिक के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। जो अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि औसत होती है, बुद्धि औसत, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति भिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि को लैंगिक भिन्नताओं पर? यह हमारा जो है बुद्धि के वितरण पर है। किस पर? बुद्धि के वितरण पर है। मानव बुद्धि का जो विकास है उसके जो वंशानुक्रम व वातावरण के अंतः क्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस चीज को आप लोग अधिकांश व्यक्तियों की जो औसत बुद्धि होती है, औसत बुद्धि वो वातावरण के साथ साथ उनके समायोजन को क्या करती है, दर्शाती है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। एक सहयोगी अधिगम, सहयोगी का मतलब साथ साथ में, अगर साथ साथ सीखने में अधिक उम्र के प्रवीण, एक सहयोगी अधिगम में उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें क्या होगा, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व की बात तो होगी नहीं, एकदम बिल्कुल गलत बात है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होता है, विकसित होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रवीण बालक है जो अपने छोटे कम बुद्धियों की क्या, बुद्धि वाले बच्चों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, उच्च बुद्धि होगी, क्योंकि जो हमारे कम बुद्धि वाले बच्चे हैं उनसे ज़्यादा जानता होगा तभी तो उनको समझा पा रहा है। ठीक है, जैसे कक्षा 10 का लड़का जो है कक्षा 5 के, कक्षा 7 के, 8 के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, उन बच्चों से ज़्यादा है, तभी तो वो क्या कर रहा है, पढ़ा ले रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? जब पूर्व अधिगम नई, मतलब जो पहले का ज्ञान है, पहले का सीखा हुआ एक नई स्थिति को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य हस्तांतरण कहलाता है, अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अधिगम सकारात्मक या नकारात्मक भी कुछ नहीं, इसमें क्या हो रहा है, अधिगम का जो शून्य हस्तांतरण, मतलब पहले वाले का हस्तांतरण नए वाले में कुछ भी नहीं हो रहा था, शून्य हस्तांतरण इसमें हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक मानसिक स्तर पर होता है। जो चिंतन हम लोग करते हैं वो क्या होता है, मानसिक रूप से होता है। इनमें क्या होता है, अनुभव, अनुभव जो पहले हमारे आते हैं उनमें कल्पना, सूचनाओं का क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है। एक नए रूप में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे क्या संज्ञान में लिया जाता है। क्या, एक संज्ञानात्मक विधि है। ठीक है, चिंतन क्या हमारा एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, याद रहेगा ना, अनुभव और क्या होती है, कल्पनाओं की क्या, सूचना का एक मिश्रण होता है चिंतन। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक जो है के द्वारा सीखने को संवर्धित संवर्धित करता, मतलब बढ़ाता, संवर्धित करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाता। उत्प्रेरण के सिद्धांतों को विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं या अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखना बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा, ये भी गलत बात है। ये विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, ये बिल्कुल हमारा क्या, राइट आंसर। एक शिक्षक को छात्रों से हमेशा क्या, एक वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित एवं संपोषित व संशोधित करने चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक का मेन यही क्या है, सिद्धांत होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या करती है, अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। मतलब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता, हेल्प करती है कि एक विषय, मतलब किसी फील्ड में उसको ज्ञान है, मान लीजिए मैथ में ज्ञान है और उससे नया ज्ञान जोड़ना है, साइंस का ज्ञान जोड़ना, दूसरे विषय में ज्ञान के साथ क्या जोड़ सके, इसी को बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध एवं क्या है, अंतरण को, या व्यक्तित्व भिन्नताओं को, या
शिक्षार्थी स्वायत्तता को, तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 बताएंगे। एक सृजनात्मक मतलब एक क्रिएटिव थिंकिंग का जो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से संबंधित है किसके, मॉडलिंग से है, अनुकरण से है, या फिर जो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब एक आंसर हो जिसका एक जगह, तो अभिसारी का, और अपसारी का मतलब होता है बिखेर देना जिसके कई आंसर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अब सारी। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो अपसारी क्या होता है, एक सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी जो होती है मुख्य रूप से क्या होती है, अपसारी चिंतन होती है, जिसमें कई तरह से बालक क्या कर सकता है, बहुविध चिंतन होता है। ठीक है, उसे सोच सकता है। ठीक है, अपसारी चिंतन में एक ही चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 10 बता दीजिए। एक विद्यार्थी है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित करता है क्या, उसके व्यक्तिक, उसके आंतरिक, उसके वाह या अनुभाविक, बताइए किसके जो है से प्रेरित होता है। तो यह उसका क्या है, एक आंतरिक विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या प्रेरित है। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित या मोटिवेट नहीं होंगे तो आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वह बालक आंतरिक रूप से मोटिवेट है, तभी वो क्या कर रहा है, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 11। व्यवहार व्यवहार का करना पक्ष में आता है। अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो सीखने की गति कोग्निटिव क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या जो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, तो किस में आता है, तो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। आप व्यवहार करना क्या पक्ष में आता है, तो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों को पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है 2011 से लेकर के वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग चाहें तो एक दिन में सभी वीडियो रिवीजन कर लीजिए। अगर वहीं से आप लोग 130 प्लस ना लाए तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, उसी वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष करिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम दिन भर में जो है 5 से 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। इस समय जो 5 से 6 घंटे, ठीक है, और पूरा रिवीजन कर डालिए। कम से कम 2-3 बार मैं खुद रिवीजन नहीं, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। अभी तो हम लोग फिनिश करके फिर इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी को कई बार रिपीट कर लें, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या होता है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विभिन्न व्यवसाय वाली जहां भी बात करेगा हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ये भी गलत बात है। अभिभावकों को संतुष्ट करने के, बिल्कुल शिक्षार्थियों को में सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए जो संगीत एवं प्रस्तुति विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन 13 बता दीजिए। एक शिक्षिका है अपने अपने शिक्षार्थियों के लिए अनेक तरह की एक सामूहिक गतिविधि, मतलब कई ग्रुप बना करके गतिविधि में व्यस्त रखती हैं। जैसे समूह चर्चा, जैसे 4-5 बच्चे बैठ गए, किसी टॉपिक दे दी गई, महात्मा गांधी को ही दे दिया गया, तो उनके बारे में बताइए, तो महात्मा गांधी का नाम ये था, उनका जन्म ये हुआ था। सभी बच्चे अपने में क्या करेंगे, एक सामूहिक चर्चा करेंगे। और कोई सामूहिक परियोजना बनाने के लिए भूमिका निर्वाह आदि, यह सीखने के लिए आयाम को उजागर करती है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन थोड़ी करा रही है। भाषा निर्देशित अधिगम, ये भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, ये भी नहीं। तो क्या सामाजिक गतिविधियों के रूप में उसे क्या अधिगम को सिखा, समाज के साथ कई लोगों के साथ बैठ करके उसे क्या किसी टॉपिक पर सामूहिक चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। इससे बच्चा अधिक सीखने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, सिर्फ अगर आप थियरी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर कम से कम 3 या 4 बार कर लिए, फिर भी आपको कोई 120 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं। एक बाल केंद्रित है, बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखता है। मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह रूप से, बताइए किस रूप में सीखता है बच्चा। 114 का तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है। व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, बच्चा सीखता है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 बताइए। पियाजे के अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक जो संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, कहलाती है समायोजन, कहलाती है समावेशन, कहलाती है या स्कीमा कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्कीमा। बच्चा हमेशा अपने अंदर क्या करता है, किसी चीज़ का स्कीमा बना लेता है। जब संज्ञान करता है, किसी चीज़ का चिंतन करता है, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ का स्कीमा बना लेता है। ठीक, आपसे ही कहा जाए कि आपसे कोई एग्जाम्पल दे रहा है अध्यापक जो है, मतलब ये हाथी है। ठीक, जब बच्चा छोटा सा रहता है, बच्चा छोटा रहता है तो एक अपने अंदर स्कीमा क्रिएट करता है कि घोड़ा ऐसा होता है, घोड़े के 4 पैर होते हैं, घोड़े के पास पूंछ होती है, तो अपना स्कीमा क्रिएट करता है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो यह स्कीमे वाले जो है अधिगम में संज्ञान सिद्धांत के अनुसार जो इसको किसने दिया था, जीन पियाजे जी ने। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 बताइए। जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं, मतलब कुंठा, जो श्रवण बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है वो किस चीज़ के लिए क्या करते हैं, किस चीज़ की कुंठा का सामना करना पड़ता है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पढ़ने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये हमारे क्या होता है, दूसरों के साथ जो संप्रेषण बातचीत करने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, वो अपना चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक सक्षम
बच्चे के साथ नहीं शेयर कर पाते। हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से, डिसलेक्सिया जो हमारा होता है और डिसग्राफिया, दो, एक डिसग्राफिया हो तो लेखन से होता है और डिसग्राफिया जो हमारा होता है पढ़ने से होता है, पठन विकार जो होता है हमारा क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वो क्या, बार बार उनकी परीक्षा होगी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिकतम तीव्रता से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, ये भी गलत बात है। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तभी, हमारा क्या, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिकतम तीव्रता से जब क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वो क्या करेंगे, अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिकतम तीव्रता में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की IQ लेवल कितना होता है, तो 140 प्लस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग 19, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, बताइए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिकता समानता से बचती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक संवेदनशीलता से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, बताइए किससे बचती है। एक जो है अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचती है 19 का, तो हमेशा किससे, लैंगिक जो पूर्वाग्रह है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, बच्चे लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़के ही टीचर बन सकते हैं, लड़कियां नहीं बन सकती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों जो बनी हुई है अभी भी गाँव में देखने को मिलती है कि लड़कियां कम पढ़ेंगी, लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या लैंगिक पूर्वाग्रह का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से एक अच्छी पुस्तक हमेशा क्या करती है, बचती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इन्होंने क्या बताया था, 4 अवस्थाओं को बताया था। एक संवेदी परक अवस्था जो हमारी क्या होती है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होती है, बताइए, तो 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होती है, तो 11 से अधिक वर्ष के जितने भी होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, 11 से प्लस वाले जो भी होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत। 4 अवस्थाओं के बारे में संज्ञानात्मक विकास को बताया था जिन पियाजे जी ने। तो इन्होंने क्या बताया था, बताइए, जो वस्तु का अस्थायित्व किस में करता है, बच्चा किस चीज़ में वस्तु का क्या करता है, अस्थायित्व करने लगता है, 20 का। तो 20 का हमारा बताइए कौन सा हो जाएगा, तो 20 का हमारा सी पार्ट हो जाएगा, संवेदी परक चरण में। जब संवेदी परक चरण आता है 0 से 2 रहता है तो क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व करने लगता है। ठीक है, क्या करने, वस्तु का अस्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों को दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति या मदद, तो बिल्कुल गलत बात है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो बताइए क्या है, ए या बी, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, तो हमारा बी पार्ट क्या है, समावेशी शिक्षा की भावना को बढ़ाती है। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा कहलाती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे विकलांग हो, चाहे श्रवण हो, या फिर जो है सामान्य बच्चियों, सभी को एक साथ शिक्षा क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 22, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देती है, वे क्या करती है, शिक्षक को आराम देती है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। जो दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, बताइए क्या करती है, तो हमारा क्या आ जाएगा डी, इनमें से अधिकतम जो इंद्रियों को उपयोग और सीखने को क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, या नैतिक दुविधा, या नैतिक यथार्थवाद, बताइए। जब वो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहलाता है, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता तो कहलाती नहीं है, कहलाती है, बताइए, ये तो कहलाती नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहलाती है, तो यह एक नैतिक यथार्थवाद है। ठीक है, क्या है, यथार्थ है। ठीक है, ना तो तर्क देता और ना ही दुविधा में रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों बताइए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। ठीक है, आक्रामक व्यवहार करता है और क्या करता है, विद्यालय के मानदंड जो बनाएगा उसको नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, या संज्ञानात्मक। मानता नहीं है तो क्या करेगा, भावात्मक क्षेत्र है या मनोज्ञात्मक है या संज्ञानात्मक है, बताइए 24 का। तो ये हमेशा क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र से, भाव से क्या समझाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त क्या है, सामाजिककरण की भी आवश्यकता होती है, या फिर मूल्य द्वंद की, या आक्रामकता की, या चिंतन की, बताइए कौन सा है, दुष्चिंतन की, दुष्चिंता की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा क्या है, बी है, सामाजिककरण की। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 26 बताएंगे। एक समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिफ्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित कराती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, केवल बालिका को शिक्षा, ये भी गलत बात है। जहाँ केवल आएगा हमारा निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य भिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर
बच्चों को शामिल करती है। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा 26 का। तो सबसे सटीक ए भी सही है, लेकिन उतना सटीक नहीं है जितना हमारा डी पार्ट है, ठीक है। हमें उस आंसर को चूज करना है जो सबसे सटीक आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आंसर तो आपको सब सही देखने को मिलेंगे, लेकिन हमको सटीक आंसर खोजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। 27 का, ठीक है। आंखों का रंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक संबंधी कारक है? तो आंखों का रंग क्या आनुवंशिक है, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 बताइए, शिक्षकों को क्या है अपने अपने विद्यार्थियों की त्रुटि को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का क्या अध्ययन करना चाहिए। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश क्या करना चाहिए। भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उन्हें ज्ञान की सीमा, आवश्यकता, उपचारात्मक युक्तियां। बताइए 28 का, तो 28 का हमारा डी, उन्हें आवश्यकता, उनकी जो आवश्यकता उसे क्या उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती थी। यह विकास के सिद्धांत पर है। व्यक्तिगत भिन्नता है, क्या है, दोनों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ठीक है। किसी चीज़ को जल्दी सीमा, किसी चीज़ को जल्दी सीख, कुछ बच्चे अपने ही क्लास में आप जब पढ़ रहे होंगे तो कुछ बच्चे किसी चीज़ को, उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज रहती है, मतलब सीखने की, और कुछ बच्चे बहुत स्लो स्लो सीखते हैं, ठीक है। तो यह उनके अंदर क्या एक व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बता दीजिए 30, ठीक है। 30 बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जो अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक हैं वो विकास को क्या, पौष्टिक की गुणता, शिक्षा की गुणात्मक, शारीरिक गठन या सांस्कृतिक। बताइए 30 का, तो 30 का हमारा क्या शारीरिक गठन की बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर तो आप लोगों का बहुत देर से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो है सीडीपी की क्लास भाई डेली चलती है, ठीक है। एक दिन में 2 या 3 वीडियो पढ़ती हैं, 3 वीडियो मैक्सिमम रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तो चारों क्लासेस चला दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो बहुत संघर्ष करके वीडियो बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं टाइप करके बनाइए, भाई मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारी व्यवस्थाएं करने लगूंगा, ठीक है। अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सपोर्ट करेंगे। मेरे पास टाइपिस्ट फ्री में कोई नहीं करेगा। आप लोगों में अगर कोई टाइप करता हो तो बताइए, मैं उससे टाइप करवा लूँगा। भाई अभी मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इतना जान लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी कमेंट करते हैं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना ही मुझे कुछ मिलता है यूट्यूब से, ठीक है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं अगर कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है 9532536190 पे व्हाट्सअप नंबर, आप एसएमएस कर सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी आप कमेंट करके आप बातें कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।